हमने देखा है अक्षय कि भारत के आसपास जो भी देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से खराब हो रही है। उसमें श्रीलंका भी शामिल है। वहां पर भी हू जैसी स्थिति भी थी, उसके बाद बांग्लादेश हो गया। अब जाहिर है इन तमाम देशों को एक साथ लेकर के चलने का काम भी भारत कर रहा है और ये भी कोशिश हो रही है कि चीन के जाल में ये जो कंट्रीज है वो ना फंसे। हालांकि हर बार कमोबेश वही स्थिति नजर आती है, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर हो इसके साथ श्रीलंका। लेकिन इस समय भारत के पास चुनौती ये भी है कि कैसे इन देशों से बचा जा सके, क्योंकि बॉर्डर लाइन से और बॉर्डर लाइन पर अब जो अपनी तरफ से फौज वहां पर होती है वो तो है ही, लेकिन इसको डिप्लोमेटिकली भी सॉल्व करना उतना ही जरूरी है। तो इस दिशा में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि देखिए एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ थाई। लेकिन पाकिस्तान जानता है भारत से बहुत ज़्यादा, हालांकि उसकी अपनी रणनीति रही है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हमें किस तरह से निपटना है। वो जानता है कि भारत से हम लड़ाई करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसने मुंह की कई बार खाई है। लेकिन चीन का अगला अपना अलग प्रभुत्व रहा है, और खास करके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से उसकी नजरें रही हैं, खास करके श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चीन कोशिश ये लगातार करता रहा है कि वहाँ पर भी व्यापारिक चीज़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। और भारत में भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और तमाम चीज़ें हैं, लगभग 70% के आसपास भारत भेजता है। ऐसे सामानों पर जो आत्मनिर्भरता है वो दूर करने की कवायद जो सरकार ने लगातार की है, और इसीलिए मेड इन इंडिया लगातार वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रमों की हिदायत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं कि अगर देश बढ़ेगा तभी जो तमाम जो सामरिक दृष्टिकोण से भी उसको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगर कहें चीन के दखल की बात, तो निश्चित रूप से उसकी श्रीलंका में उपस्थिति, नेपाल में उपस्थिति अपनी बनाने की कोशिश, इसके अलावा बांग्लादेश में भी कमोवेश वो कोशिश कर रहा है कि लेकिन सवाल एक और है कि क्या सार्क का विकल्प जो है वो बिम्स्टेक बन सकता है, क्योंकि ये भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सार्क का जो अपना नज़रिया रहा है, साउथ एशियन रीजन से जो भी देश आते हैं उसमें अगर देखें तो भारत एक बड़े अभिभावक के रूप में है। बिम्स्टेक में भी कमोवेश यही स्थिति है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिम्स्टेक सार्क का रूप एक अलग धारण कर ले और भारत उसमें अपनी प्रमुखता बनाने की कोशिश करे। वैसे भी भारत की जो उपस्थिति रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आती है। हांगकांग, थाईलैंड और जो तमाम देश हैं ये मान सकते हैं कि जो उनकी आत्मनिर्भरता रही है वो चीन पर ज़्यादा रही है। ऐसे में भारत अगर उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराता है तो भारत के लिए भी लेकिन क्या इतना अक्षय काफी है कि चीन के प्रभाव को बिम्स्टेक के जरिए कम कर सकता है भारत? क्या ये कोशिश सफल होती हुई नजर आती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो पैमाना रहा है कि अपने आप को वो बढ़ चढ़ करके किसी कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं या फिर देशों से आगे अपनी चीज़ें बढ़ाते हैं। अमेरिका दौरा उनका आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने भारत को अलग तरीके से पेश किया। रूस गए, अपने तरीके से भारत को पेश किया। दूसरे देश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे को जानते हैं और समझते भी हैं कि भारत एक अग्रणी जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में उभर सकता है, प्रतिनिधि के रूप में उभर सकता है। और जो चीन से जो पीड़ित हैं, खास करके अगर म्यांमार के इलाके की बात करें, ताइवान के इलाके की बात करें, ये कहीं ना कहीं चीन की घुसपैठ बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ थाईलैंड और हांगकांग की जो स्थिति रही है उसमें भी प्रभुत्व चीन का ज़्यादा रहा है। ऐसे में अगर भारत तो वहाँ पर अपनी उपस्थिति सही दर्ज कराता है, क्योंकि भारतीय समुदाय भी लगातार वहाँ पर तेज़ी से सक्रिय हो रहा है और भारतीय की जो आबादी है वहाँ पर शिफ्ट हुई है। वहाँ पर जो अप्रवासी भारतीय हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से व्यापारिक रूप से अगर तेज़ी से भारतीय समुदाय बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बढ़ेगी। और भारत अगर उनके जो दृष्टिकोण है उसमें अपने आप को फिर बैठाने में कामयाब होता है, जैसे प्रधानमंत्री की दौरे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे नहीं गए। वहाँ जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने
खुद प्रधानमंत्री को वहाँ पर आमंत्रित किया है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नेतृत्व है वो कहीं न कहीं भारत का इन देशों को रास आ रहा है और वो चाहते हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वैसे ही वो भी साथ चल सकें। अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं जो चीन की जो आंतरिक व्यापारिक स्थिति रही है उसमें कहीं न कहीं दखल पड़ सकता है और ये चीन भी जानता है और अन्य देश भी जानते हैं और जो आत्मनिर्भरता इन छोटे देशों की चीन पर रही है वो निश्चित से कम हो सकती है, भारत की तरफ बढ़ सकती है। तो भारत का जो आर्थिक ढांचा है वो भी विस्तार ले सकता है। लेकिन क्या व्यापारिक साझेदारी में बिम्स्टेक के जरिए मजबूती वाकई आई है अक्षय? क्योंकि एक तरीके से संगठन बना करके चलना इज अ वन थिंग, लेकिन उसके बाद आपसी सहयोग करना और वो भी खास तौर पर तब जब बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध इस कदर खराब हो रहे हैं। फिर एक बार सवाल फिर से दोहरा दें, कुछ टेक्निकल। जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आपसी साझेदारी जो इस समय है वो और मजबूत हो रही है बिम्स्टेक के बनने के बाद, खास तौर पर तब जब बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं? और देखिए एक चीज़ ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि ये रणनीतिक साझेदारी बेहतर होगी। हालांकि इतना तय है कि बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे कि बांग्लादेश के साथ खास करके रिश्तों में खटास आई है। जिस तरह से चीन में श्रीलंका ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, श्रीलंका से भी कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद सामने आए, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये रिश्ते प्रगाढ़ हो सकते हैं। बांग्लादेश के पास कोई और चारा नहीं है। सबसे अगर मजबूत संबंध देखें तो भारत का बांग्लादेश के साथ रहा है और जब बांग्लादेश बना था उस समय से ही भारत उनका रणनीतिक साझेदार रहा है। व्यापारिक जो चीज़ें रही हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर के भारत अब चूँकि लगातार चिंतित रहा है, लेकिन ये माना जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद निश्चित रूप से कुछ संबंध बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उसका फ़ायदा न सिर्फ बांग्लादेश को मिलेगा बल्कि भारत को भी मिलेगा। लेकिन भारत क्योंकि ज़्यादा अगर देखें तो वहाँ पर कई परियोजनाओं में बांग्लादेश की मदद करता रहा है। बांग्लादेश जानता है कि अगर भारत ने वो मदद रोक दी तो उनके लिए आने वाले समय में स्थितियाँ और कठिन हो सकती हैं। वैसे भी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी इस समय नहीं कही जा सकती, खास करके अगर चीन की अगर आर्थिक स्थिति को छोड़ दिया जाए तो भारत पर निर्भरता जो श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है या पाकिस्तान की भी है, वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है। नेपाल की भी वही कमोवेश स्थिति है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो ये देश हैं भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ें और वो सभी जानते हैं कि अगर भारत ने सहयोग देना बंद कर दिया, हालांकि अपनी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर ये ज़रूरी है कि उनका साथ बना रहे ताकि जो इस क्षेत्र में अपनी प्रभुत्व है वो कम ना हो सके। और इसलिए आज के दौर में बिम्स्टेक की भी काफ़ी जो उपयोगिता हो सकती है और साथ देशों को भी साथ लिया जा सकता है। साथ ही ये आने वाले समय में हो सकता है कि जो सार्क का बिम्स्टेक में अगर कुछ बदलाव हो तो उसमें भी कुछ अच्छी बात हो सकती है। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के समय मौजूदगी है, दो तस्वीरें बेहद अहम ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें बांग्लादेश की सरकार से भी प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ इस समय श्रीलंका में मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये जो तमाम देश इससे कनेक्टेड है, जो कुल 7 देश हैं, उनके बीच में आपसी साझेदारी बनाने के लिए समन्वय तय किया जाता है, बनाया जाता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली बार है जब यूनुस से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले हुए हैं। अब जब बांग्लादेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की बात रखी गई तो जाहिर है ये तमाम मुद्दे जो हैं वो डिस्कस ज़रूर हुए होंगे।